हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कम्पसन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूटेरिया करंट कंसेप्ट 70 बीपीएससी पीटी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। आज हम पढ़ेंगे 1 से 15 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स डिटेल्स में। करंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई भुगतान सेवाएं लॉन्च। हाल ही में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य तीनों देशों के नागरिकों के बीच वित्तीय एकीकरण को गहरा करना और डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। इसका महत्व। डिजिटल कनेक्टिविटी। यह पहल द्विपक्षीय वित्तीय और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। पर्यटन सुविधा। यह प्रयास श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए यूपीआई निपटान सेवाओं की उपलब्धता को सक्षम बनाता है। वैश्विक स्वीकार्यता। बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के साथ श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई विस्तार भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल साउथ एवं पड़ोसी प्रथम। यह पहल ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देगा तथा पड़ोसी प्रथम की नीति को मूर्त रूप प्रदान करती है। यूपीआई भुगतान सेवाएं के बारे में। यूपीआई एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को सुविधा प्रदान करती है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित लेनदेन सक्षम बनाता है। इसे भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया तथा इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में यूपीआई भुगतान स्वीकार किया जाता है। स्वाति पोर्टल। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी के अवसर पर महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। स्वाति का फुल फॉर्म साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति पोर्टल उद्देश्य STEMM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। निर्माण। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR नई दिल्ली द्वारा विकसित एवं रखरखाव किया जाता है। इसमें भारत की प्रतिष्ठित महिला वैज्ञानिकों की प्रोफाइल शामिल है जो पद्म पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या स्त्री शक्ति विज्ञान सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करता है। का महत्व। यह STEMM समुदाय में लिंग अंतर की चुनौतियों का समाधान करेगा। यह महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण है। यह युवा महिलाओं और लड़कियों को वैज्ञानिक क्षेत्रों में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा और नेतृत्व क्षमता पर विकसित करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा। जिगर ठंडा। हाल ही में भारतीय भौगोलिक संस्थान कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना एवं परीक्षण किया है। यह आत्मनिर्भर की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मुख्य बिंदु। सुविधा के विकास को 2018 में 4.5 करोड़ की राशि के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के फंड द्वारा समर्थित किया गया था। यह सुविधा IIT के द्वारा विकसित की गई और यह हाइपरसोनिक स्थिति का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है।
S2 उपनाम जिगर ठंडा एक 24 मीटर लंबी सुविधा है। यह भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था और यह गगनयान, RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सहित इसरो और DRDO के चल रहे मिशनों के लिए एक मूल्यवान परीक्षण सुविधा है। तकनीकी विशेषताएं। सुविधा में 4 प्रमुख खंड शामिल हैं: फ्री पिस्टन ड्राइवर, स्पिंडल ट्यूब शॉक एक्सीलरेशन ट्यूब और हाइपरसोनिक प्रवाह उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए उच्च वैक्यूम प्रणाली वाला परीक्षण अनुभाग। इसका महत्व। भारत में हाइपरसोनिक परीक्षण सुविधा के कार्यान्वयन से अधिक एरोस्पेस इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को हाइपरसोनिक अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। सुविधा में उत्पन्न गतिविधियों और डेटा मौजूदा वाहनों के साथ साथ भविष्य की रक्षा और अंतरिक्ष मिशनों के अनुकूल के लिए एक इनपुट के रूप में काम करेंगे। ऐसी सुविधा की स्थापना से भारत को उन्नत प्रायोगिक हाइपरसोनिक अनुसंधान के लिए विश्व स्तर पर स्थान मिलेगा। विंध्याचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एक उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा के पहुंच और अवसरों के माध्यम से सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण में भी नागरिकों का सामूहिक प्रयास। मुख्य बिंदु। EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक शक्तिशाली शक्ति है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के अवसरों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। यह पहल वित्तीय साधनों की कमी वाले मेधावी नवोदय विद्यालय के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण प्रणालियों तक पहुंच सुनिश्चित करती है। देश भर में नवोदय विद्यालयों में भाग लेने वाले 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र इससे शामिल हो सकते हैं। विद्यांजलि कार्यक्रम गैर सरकारी भागीदारों और CSR अनुदान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और प्रभावशाली निवेशकों से सहायता और धन जुटाता है। विद्यांजलि के तहत विशेष रूप में एक फिनटेक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिससे छात्र और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के रूप में प्रयोजन वितरित किया जाएगा। नोट। EDCLI एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। यह आयोजन देश में शैक्षणिक समावेशिता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा। कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया। हाल ही में मध्य अफ्रीका देश कैमरून ने अपनी समृद्ध जैव विविधता में लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। इसका लाभ। इस प्रोटोकॉल को अपनाने से कैमरून में शोधकर्ताओं को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जिसके बदले में उनके उपयोग से किसी भी लाभ को उचित हिस्सा मिलता है, उनका एक ढांचा स्थापित होगा। स्वदेशी और स्थानीय समुदाय एक कानूनी ढांचे के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के मूल्य का सम्मान करता है। नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD की पहुंच और लाभ साझाकरण दायित्वों को लागू करता है। इसे वर्ष 2010 में नागोया, जापान में अपनाया गया तथा इसे अक्टूबर 2014 में लागू किया गया। इसमें आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया गया जो
जो CBD द्वारा कवर किया जाता है। यह संसाधन उपयोग से होने वाले लाभों को उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है। नोट भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है। भारत 11 मई 2011 को हस्ताक्षर किए थे। अक्टूबर 2012 में इसका अनुसमर्थन किया। जैविक विविधता पर कन्वेंशन उद्देश्य मुख्य 3 उद्देश्य हैं। जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का सतत उपयोग, जैविक विविधता का सतत उपयोग। जैविक विविधता पर कन्वेंशन प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सबसे व्यापक एवं बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्तमान में इसमें 196 अनुबंधित पार्टियां देश शामिल हैं। – 2040 के लिए EU का नया जलवायु लक्ष्य। 6 फरवरी को यूरोपीय आयोग के माध्यम से अपना नया प्रस्तावित जलवायु लक्ष्य 2040 पेश किया। इसने 1990 के आधारभूत स्तरों की तुलना में 2040 तक 90% का शुद्ध उत्सर्जन कटौती लक्ष्य रखा। मुख्य बिंदु सितंबर 2020 में यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की है, जबकि पहले यह 40% थी। नवीनतम 2024 प्रस्ताव यूरोपीय संघ जलवायु कानून द्वारा उठाया गया एक अंतिम कदम है, जो पहले ग्लोबल स्टॉकटेक GST के 6 माह के भीतर 2040 लक्ष्य विकसित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। यह प्रस्ताव वर्ष 2040 तक लक्ष्य की रोडमैप विकसित करता है, जिसमें कहा गया है कि 2040 तक कोयला लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का उपयोग तेजी से घट जाएगा और तेल चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के कगार पर होगा। इसका महत्व। प्रस्ताव में उम्मीद है कि 2040 तक कार्बन निष्कासन 400 टन कार्बन तक पहुंच जाएगा, जो 2021 की योजना के अनुसार 2030 तक 310 टन निष्कासन से अधिक है। शुद्ध उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के पूर्व के कदम। वर्ष 2020 में EU ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में GHG उत्सर्जन को 55% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का वादा किया गया था। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूरोपीय आयोग ने फिट फॉर 55 पैकेज जारी किया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। मुख्य बिंदु। इस सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए सामान्य गैर पारंपरिक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान करना है। हिंद महासागर क्षेत्र विस्तार। पश्चिम में अफ्रीकी तट से लेकर पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई तट तक और उत्तर में अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक। भू राजनीतिक महत्व। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह तेल और गैस शिपमेंट सहित वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है। आर्थिक महत्व। यह वैश्विक आबादी का 64% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा साझा करता है। सुरक्षा महत्व। हाल के वर्षों में सैन्य गतिविधि में वृद्धि देखी गई है। भारत के लिए महत्व। व्यापार मार्ग। भारत का 80% विदेशी व्यापार और 19%
और 90% ऊर्जा व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। भू राजनीतिक वैश्विक धुरी अब प्रशांत अटलांटिक से दूर भारत के पड़ोस में इंडो पैसिफिक में स्थानांतरित हो गई है। हिंद महासागर सम्मेलन IOC यह क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। सम्मेलन का पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। लद्दाख राज्य की मांग। हाल के दिनों में लद्दाख के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक समूहों लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा लद्दाख में बंद का आह्वान किया गया है। इसका प्रमुख मांगे लद्दाख को राज्य का दर्जा। इन समूहों ने सरकार से लद्दाख के क्षेत्रीय नियंत्रण को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान तक बढ़ाने तक क्षेत्र के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है। 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय। जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को क्षेत्र में विस्तारित करने की मांग की गई है। नौकरियों में आरक्षण। लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में आरक्षण। आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण। लेह और कारगिल के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना पर बल। सरकार की प्रतिक्रिया। क्षेत्र में बढ़ते असंतोष तथा विरोध के कारण सरकार ने एक समिति का गठन किया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वह भाषा, संस्कृति और भूमि से संबंधित मुद्दों का उचित समाधान तलाशेगी। वर्तमान प्रशासन। वर्ष 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लद्दाख का वर्तमान प्रशासन लद्दाख के उपराज्यपाल और एक निर्वाचित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी का विकास परिषद द्वारा शासित होता है। इसकी सीमाएं। 6ठी अनुसूची को लद्दाख तक विस्तारित करने से इस क्षेत्र का अधिक विखंडन और नई प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हो सकती है। आगे की राह। सरकार को समावेशी स्थानीय शासन केंद्र नीति पहल के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख की स्थिति तय करने के लिए सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रमुख बिंदु। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के भविष्य के लिए प्रतिभा विकास पर रणनीति बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी दिमागों को एकजुट करना है। शिखर सम्मेलन वैश्विक अवसरों पर तेजी से डिजिटलीकरण के प्रभाव पर चर्चा करेगा, विशेष रूप से AI, ML, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें विषयों पर 4 पैनल चर्चा होगी। सेमीकॉन इंडिया, इंडिया AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल। शिखर सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के नेताओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी निकायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 20 से अधिक रणनीतिक सहयोगों की घोषणा होने की उम्मीद है। इन सहयोगों का उद्देश्य शैक्षिक पाठ्यक्रम को उद्योग की मांगों और मानकों के साथ संरेखित करना है। असम में जल्द ही 2500 करोड़ रुपए का पहला सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट होगा। यह प्रयास विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्रतिभा पूल तैयार करेगा, जो भारतीय कंपनी तथा दुनिया भर के संगठनों के लिए भी सुलभ होगा, जो वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक नया मानक स्थापित करेगा। CMS COP 14 समरकंद में समाप्त।
जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMSCOP 14 के दलों के सम्मेलन की 14वीं बैठक 17 फरवरी 2024 को संपन्न हुई, जिसमें 14 प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाले प्रस्ताव एक वैश्विक स्तर पर कई अन्य प्रस्तावों को अपनाने पर सहमत हुई। CMS या बर्न कन्वेंशन या जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन उनकी संपूर्ण श्रृंखला में प्रवासी प्रजातियों की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। इस पर 1979 में हस्ताक्षरित किया गया तथा इसे 1983 से लागू किया गया। भारत 1983 से ही सदस्य देश के रूप में शामिल है। यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिए कानूनी आधार तैयार करता है, जिसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता से लेकर कम औपचारिक MOU तक शामिल है। प्रवासी प्रजातियां CMS के अनुसार जंगली जानवरों की प्रजाति या निचला वर्गीकरण जिसकी पूरी आबादी या आबादी का कोई भौगोलिक रूप से अलग हिस्सा चक्रीय रूप से एक या अधिक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार सीमाओं को पार करता है। भारत और CMS भारत अनेक प्रवासी जानवरों और पक्षियों का अस्थायी घर है, जैसे अमूर फाल्कन, समुद्री कछुए, डुगोंग, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन आदि। भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर, गुजरात में CMS COP 13 की मेजबानी की थी। भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना शुरू की है। महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट। भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोगों के प्रबंधन, नियंत्रण और रोकथाम पर 286वीं रिपोर्ट प्रकाशित की है। विधि आयोग की रिपोर्ट भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का सुझाव देती है। रिपोर्ट की मुख्य बिंदु। संशोधन की आवश्यकता। रिपोर्ट महामारी रोग अधिनियम EDA की सीमाओं की पहचान करती है और संक्रामक रोगों के प्रबंधन में आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए संशोधन या एक नया कानून लाने की सिफारिश करती है। निवारक उपाय। मानक संचालन प्रक्रिया संक्रामक रोगों के प्रसार और संबंधित प्रतिक्रियाओं के 3 चरणों को परिभाषित करती है। राज्य में प्रकोप। राज्यों को स्थानीय स्तर पर महामारी योजना के अनुरूप निवारक उपाय करने का अधिकार है। अंतर्राज्य प्रसार। केंद्र सरकार महामारी योजना के आधार पर नियम बना सकती है और राज्यों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। अत्यधिक खतरा। राज्य द्वारा संक्रमण को रोकने में असमर्थ होने की स्थिति में केंद्र सरकार एक समान उपाय लागू कर सकती है, जिसमें संभावित रूप से एक केंद्रीय एजेंसी शामिल हो सकती है। स्वतः संज्ञान। विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस विषय पर मौजूदा कानूनी ढांचे की व्यापक जांच की तथा सिफारिश किया कि मौजूदा कर्मियों अथवा इस विषय पर एक नया व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। महामारी रोग अधिनियम 1897। यह एक औपनिवेशिक युग का अधिनियम है जो राज्य सरकारों को महामारी के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए असाधारण उपाय करने का अधिकार देता है। यह दंड को भी परिभाषित करता है और विधि आयोग को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विधि आयोग यह एक गैर वैधानिक निकाय है। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज काल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। विधि आयोग कानून में अनुसंधान करता है और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है। ई जागृति पोर्टल।
हाल ही में उपभोक्ता मामलों के सचिव ने स्वीकार किया कि ई-जागृति पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण से उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। ई-जागृति पोर्टल उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक पहल है। यह उपभोक्ता आयोग के लिए एक पोर्टल है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर एक सरल, तेज और अधिक लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। यह विभिन्न उपभोक्ता शिकायत प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करता है और फेस फाइलिंग, ऑनलाइन शुल्क भुगतान और AI संचालित स्मार्ट खोज जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करके संग्रहित उपभोक्ता शिकायतों, मामलों, निर्णयों के लिए एक स्मार्ट खोज सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसकी स्थापना 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में की थी। इसके पास 2 करोड़ से अधिक मूल्य की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है और राज्य आयोग या जिले के आदेशों से अपीलीय है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी है। आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। NCDRC के आदेश से व्यवस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। चुनावी बॉन्ड योजना के असंवैधानिक का आधार सूचना के अधिकार का उल्लंघन। यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19 का ए के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के संबंध में मतदाताओं के सूचना के अधिकार पर जोर देती है। अनुपातहीन प्रतिबंध। चुनावी बॉन्ड विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य उनके वोट शेयर के आधार पर भेदभाव करती है, जिसका अधिकतम लाभ सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षीय दलों को मिलता है, जबकि छोटे तथा क्षेत्रीय दल इनके लाभों से बाहर हो जाता है। यह योजना मतदाताओं तथा दानदाताओं के मध्य विभेद उत्पन्न करती है, क्योंकि राजनीतिक दलों की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। गोपनीयता एवं सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण गुमनामी के आधार को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि दाता की गोपनीयता केवल सार्वजनिक समर्थन के वास्तविक रूपों तक ही सीमित है। चुनाव सुधार की संवैधानिक योजना का उल्लंघन। चुनावी बॉन्ड योजना चुनावी वित्त पोषण में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक विधि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। चुनावी बॉन्ड योजना के लागू होने से पूर्व भारत में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक देने वाले किसी भी दानकर्ता की पहचान का खुलासा करना पड़ता था, किंतु नवीनतम संशोधन दानदाताओं की पहचान को प्रदर्शित नहीं करता है। केंद्र सरकार का तर्क पक्ष। निजता का अधिकार। चुनावी पारदर्शिता। काले धन के प्रयोग में कमी। यह व्यक्ति कॉर्पोरेटर के गोपनीय दान के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। चुनावी पारदर्शिता। नामित बैंकों के माध्यम से भुगतान होने से यह धनबल के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करती है। काले धन के प्रयोग में कमी। चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य चुनाव में काले धन के प्रयोग को प्रतिबंधित करना है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का महत्व। राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता में वृद्धि।
जनता को चुनावी बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत और राशि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। राजनीतिक दलों के मध्य समानता। वर्तमान निर्णय छोटे और क्षेत्रीय दल को सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दलों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है। राजनीतिक के कॉर्पोरेट शक्ति के प्रभाव की सीमित करना। यह फैसला राजनीतिक दलों को दानदाताओं के निहित स्वार्थों से प्रभावित होने से रोक सकेगा। चुनावी से संबंधित आंकड़े। एक भारतीय गैर सरकारी संगठन NGO एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया रिपोर्ट भारत में राजनीतिक दलों के लिए दान प्राथमिक स्रोत के रूप में चुनावी बॉन्ड द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। 2016-17 और 21 से 22 के बीच 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड में कुल 9,188.35 करोड़ का चंदा मिला। भाजपा ने 2016 से 17, 21 से 22 के बीच कुल 10,122.03 करोड़ रुपये का चंदे की घोषणा की, जिसमें 52% से अधिक हिस्सा 5,271.975 करोड़ चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने 952.2955 करोड़ कुल दान का 61.54% के साथ दूसरे सबसे बड़ा चुनावी बॉन्ड दान हासिल किया। भाजपा द्वारा घोषित कुल चंदा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल चंदे से 3 गुना से अधिक है। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है, जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे, चुनावी बॉन्ड के लिए योग्य है। किसान आंदोलन 2.0 और MSP। हाल ही में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांगें। MSP को कानूनी दर्जा। MS स्वामीनाथन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार MSP को अनिवार्य कानूनी दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। WTO से बाहर निकलना। भारत को विश्व व्यापार संगठन के साथ सभी समझौता को रद्द करना चाहिए। कर्ज मुक्त। किसानों तथा मजदूरों का कर्ज पूरी तरह से माफ़ किया जाना चाहिए। पेंशन। किसानों तथा मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्नत मनरेगा लाभ। मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, उच्च दैनिक मजदूरी और इसे कृषि गतिविधियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों से फसल खरीदती है। MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। MSP को कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा उत्पादन लागत, बाजार की रुझान और मांग की पूर्ति की गतिशीलता जैसे कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है। CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जिसका संगठन 1965 में किया जाता है। MSP की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता द्वारा की जाती है।
सरकार के द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा की जाती है। एमएसपी की गणना के लिए सूत्र A2 किसी विशेषण फसल के उत्पादन में किसान द्वारा की गई लागत। इसमें कई इनपुट शामिल है, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पट्टे पर दी गई भूमि, किराए पर लिया गया श्रम, मशीनरी और ईंधन पर व्यय। A2 प्लस FL किसान द्वारा की गई लागत और पारिवारिक श्रम का मूल्य। C2 यह एक व्यापक लागत जो A2 प्लस FL लागत और स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराए का मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया है। स्वामीनाथन आयोग 2004 की सिफारिश। सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए, अर्थात एमएसपी लागत C2 प्लस 50%। किंतु सरकार लागत की गणना A2 प्लस FL के 1.5 गुना के रूप में करती है। किसान की मांगों के पक्ष में तर्क। मूल्य अस्थिरता। किसानों को मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों का उनकी उपज को पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है। सौदेबाजी का अभाव। किसानों के पास अपनी उपज की कीमतों को प्रभावित करने के लिए सौदेबाजी की शक्ति का अभाव होता है। सुरक्षा। एमएसपी किसानों को एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है जो उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार की सीमाएं। भारी सब्सिडी का बोझ। मौजूदा एमएसपी प्रणाली वार्षिक बजट में राजकोषीय घाटे में वृद्धि का कारण बनता है। WTO से संबंधित। WTO के समझौते के अनुसार सरकारी सब्सिडी प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है। खाद्यान्न प्रबंधन। सरकार के पास बड़ी मात्रा में उपज खरीदने, भंडारण करने और विपणन करने के लिए भौतिक संसाधन नहीं है। मुद्रास्फीति। एमएसपी में लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, जिसका प्रभाव आम जनता तथा गरीबों पर अधिक देखने को मिलता है। आगे की राह। सरकार तथा किसानों के बीच लगातार संवाद, जिससे किसानों की आय की सुरक्षा के लिए आम सहमति बन सके। कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। कृषि आधारित संरचनाओं का विकास, जिससे किसानों को भंडारण और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। उसके बाद हम पढ़ेंगे जल संसाधन विधेयक 2024 प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य था जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करना है और नियामक ढांचे को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं। प्रयोज्यता। यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। अन्य राज्य अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति से छूट। यह विधेयक निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार CPCB में परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्राप्त करने से छूट दे सकती है। केंद्र सरकार MPCB द्वारा दी गई सहमति को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। राज्य बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति। केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी। प्रदूषणकारी पदार्थ का निर्वहन। विधेयक अधिनियम के तहत अनिर्दिष्ट अपराधों के लिए कारावास की सजा को 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये के बीच दंड से बदल देता है। SPCB जल निकायों में हानिकारक पदार्थों के निर्वहन के लिए अग्रणी गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं।
अपराधों के लिए जुर्माना और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने का प्रावधान किया गया है। दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी। विधेयक केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है। जुर्माने को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा। अपराधों का संज्ञान। यदि निर्णायक अधिकारी द्वारा शिकायत की जाती है तो संज्ञान भी लिया जा सकता है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध। यदि विभाग अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विभाग के प्रमुख को उनके मूल वेतन के लिए 1 महीने के बराबर जुर्माना देना होगा। इसका महत्व। समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 लगभग 50 वर्ष पूर्व लाया गया था, जिसमें अनेक विसंगति मौजूद है। विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन। छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने से यह व्यवसाय एवं कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। पारदर्शिता में वृद्धि। अपराधों के दंडात्मक परिणाम अपराध की गंभीरता के अनुरूप होंगे, जिससे निष्पक्ष और आनुपातिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। चुनौतियां और नियंत्रित निर्वहन का जोखिम। निरीक्षण की कमी के परिणामस्वरूप जल निकायों में प्रदूषकों का अनियंत्रित निर्वहन हो सकता है, जिससे पानी की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता हो सकता है। राज्य सरकारों की स्वायत्तता। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन प्रक्रियाएं राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। कुछ औद्योगिक श्रेणियों को सहमति लेने से छूट देने से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो सकती है। निवारण की प्रभाविता। प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के लिए कारावासों प्रावधानों को दंड से बदलने से निवारण प्रभाव कम हो सकता है। एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री अबू धाबी में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन किया। यह 2015 के बाद से UAE की उनकी 7वीं यात्रा है। भारत UAE के संबंधों की स्थिति। वर्तमान स्थिति। भारतीय प्रधानमंत्री की वर्तमान UAE की यात्रा 8 महीनों में तीसरी यात्रा होगी। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में UAE के राष्ट्रपति भारत आए थे। रणनीतिक सहयोग। भारत और UAE अनेक महत्वपूर्ण समूहों का हिस्सा है, जैसे I2U2 या पश्चिमी एशियाई क्वाड, जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE शामिल है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। IMEC बुनियादी ढांचा परियोजना में UAE भी शामिल है। आर्थिक सहयोग। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2022 से 23 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $85 मिलियन हो गया है। भारत और UAE ने 1 रुपया दिरहम निपटान प्रणाली की शुरुआत की गई। अगस्त 2023 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल के आयात के लिए अबू धाबी नेशनल कंपनी को रुपये में भुगतान किया। भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का लक्ष्य 5 वर्षों में सेवाओं में व्यापार को $115 बिलियन तक बढ़ाना है। ऊर्जा सहयोग। UAE का भारत में रणनीतिक कच्चे तेल भंडार संग्रहित है। मंगलुरु में रणनीतिक कच्चे तेल भंडार सुविधा स्थापित है। तकनीकी सहयोग। भारत और UAE के बीच मजबूत वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग है, जैसे रुपे कार्ड भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का एक प्रमुख घटक UAE में स्वीकार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन सहयोग। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और UAE ने ग्लोबल
ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। सांस्कृतिक और लोगों के संबंध। IIT दिल्ली, अबू धाबी परिसर और हैदराबाद में UAE वाणिज्यिक दूतावास खोलने जैसी स्थापनाएं साझेदारी के सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयामों को मजबूत करती है। प्रमुख चुनौतियां। क्षेत्रीय संघर्ष। अरब एवं मध्य पूर्व के देशों के आपसी क्षेत्रों संघर्ष भारत एवं UAE के संबंधों को प्रभावित करते हैं। चीन का बढ़ता आर्थिक प्रभाव। 2005 से 2020 के बीच UAE में चीन का निवेश और अनुबंध $30 बिलियन से अधिक हो गया, जो इस क्षेत्र में भारतीय उद्यमों से काफ़ी अधिक है। भारतीय श्रमिकों का मुद्दा। UAE में बड़ी संख्या में ब्लू कॉलर श्रमिक काम करते हैं। वहाँ उन्हें कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे काम करने और रहने की खराब स्थिति और अन्य श्रमिकों के साथ व्यवहार में भेदभाव। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने और मत्स्य पालन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना PMMKSSY को मंजूरी दी है। मुख्य प्रावधान। इस योजना के तहत सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक अगले 4 वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। इच्छित लाभार्थी। मछुआरे, मछली जलीय कृषि किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता या ऐसे व्यक्ति जो सीधे मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में लगे हुए हैं। भारत में पंजीकृत स्वामित्व फर्मों, साझेदारी फर्मों और कंपनियों, समितियों, सहकारी समितियां आदि। महत्व। 40 लाख लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को कार्य आधारित पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना। इस पहल में 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5500 मत्स्य सहकारी समितियों को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करने में सहायता मिलेगी। पर्यावरण और स्थिरता पहलों को बढ़ावा देना। मूल्य संवर्धन, मूल्य प्राप्ति और मूल्य सृजन के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। घरेलू बाजार में मछली और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। इससे 1.7 लाख नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जिसमें 75,000 महिलाओं को रोजगार देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। रोजगार सृजन और सुरक्षित कार्यस्थल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। नीसेड वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023। हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने वार्षिक नीसेड वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट में NESDA फ्रेमवर्क के तहत अनिवार्य ई-सेवाओं और कुल ई-सेवाओं के तहत वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य बिंदु। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दिसंबर 2023 कुल 1,64,875 ई-सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जबकि अप्रैल 2023 में यह संख्या 11,614 थी। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सबसे अधिक 1,117 ई-सेवाओं के साथ राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है। केरल, असम और उड़ीसा राज्य जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अलावा अपने संबंधित एकीकृत पोर्टल के माध्यम से 100% ई-सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ई-सेवा वितरण में जम्मू और कश्मीर के बाद तमिलनाडु 1,101 ई-सेवाएँ, मध्य प्रदेश 10 और केरल 911 का स्थान है। मणिपुर के अलावा सबसे निचले 4 राज्य लक्षद्वीप 42, लद्दाख 46, सिक्किम 51 और नागालैंड 64 है। नीसेड ई-सेवाओं की डिलीवरी के संबंध में राज्यों संघ
राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों का मूल्यांकन करने के लिए नीसैड फ्रेमवर्क तैयार किया। नीसैड वे फॉरवर्ड का एक प्रमुख उद्देश्य संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एकल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ई-सेवा वितरण को अपनाना था। ई-सेवा वितरण का महत्व नागरिकों का सशक्तिकरण होता है और भागीदारी सुनिश्चित होती है। तथ्य आधारित डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है। सही लाभार्थियों की पहचान तथा संसाधनों का बेहतर दोहन सुनिश्चित होता है और लागत दक्षता भी आती है। फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने देशों से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए धन निलंबित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इजराइल का दावा, हमास यूएनआरडब्ल्यू को दिए गए धन को हड़प लेता है तथा एजेंसी की सुविधाओं के अंदर और आसपास लड़ाई करता है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास की सुरंगें यूएनआरडब्ल्यू सुविधाओं के बगल में या उनके बीच चल रही है तथा एजेंसी पर अपने स्कूलों में इजराइल के प्रति घृणा का पाठ पढ़ाने का आरोप लगाया गया है। यूएनआरडब्ल्यू की स्थापना 1949 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सीधे राहत पहुंचाना था। एजेंसी ने मई 1950 में अपना परिचालन शुरू किया था। फिलिस्तीनी शरणार्थी समस्या के व्यापक समाधान के अभाव में महासभा ने बार बार यूएनआरडब्ल्यू के अधिदेश को नवीनीकृत किया है। यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या संघर्ष से आए शरणार्थियों की मदद के लिए समर्पित है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिविर का बुनियादी ढांचा और सुधार, माइक्रो फाइनेंस, आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल। हाल ही में नीति आयोग द्वारा कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाने और उसकी बहाली रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया। ग्रो कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि का हरितीकरण और पुनरुद्धार। मुख्य बिंदु। यह रिपोर्ट बंजर भूमि को आपातक कृषि वानिकी क्षेत्रों में बदलने की क्षमता पर जोर देती है। ग्रो राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना तथा 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। इसने भारत के निजी जिलों में कृषि वानिकी गतिविधियों के उपयुक्त होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में कृषि वानिकी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने के लिए एक कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक पेश किया गया है। नीति आयोग ने भुवन पर ग्रो सूटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल से राज्य और जिला स्तरीय डेटा प्राप्त कर सकता है। हरितीकरण के लिए उपयुक्त बंजर भूमि क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की यह परियोजना 5 सुदूर संवेदन व्युत्पन्न परतों, भूमि उपयोग, बंजर भूमि, ढलान, जल निकटता और मृदा कार्बनिक सामग्री के विश्लेषण पर आधारित है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI। हाल ही में एलन मस्क ने एक मानव में न्यूरालिंक डिवाइस के सफल प्रत्यारोपण के संबंध में घोषणा की। यह पहल मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार संभव बनाता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI एक अभूतपूर्व विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानव मस्तिष्क और बाह्य उपकरणों के बीच सीधे संपर्क की अनुमति देता है। इस नवीन विधि में शल्य चिकित्सा द्वारा
सहित एक चिप को मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है जो तंत्रिका संकेतों को पकड़ता है और भेजता है। इन संकेतों की व्याख्या एक संलग्न उपकरण द्वारा की जाती है जिससे केवल अपने विचारों का उपयोग करके उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है या प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत कर सकता है। संभावित उपयोग: चिकित्सकीय उपयोग, मस्तिष्क के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर तंत्रिका संबंधी विकारों की निगरानी तथा इलाज संभव है, जैसे पार्किंसंस रोग, मिर्गी, कृत्रिम अंग, व्हील चेयर आदि को नियंत्रित करने में सक्षम। मानव क्षमताओं में वृद्धि, गैर चिकित्सा अनुप्रयोगों में संज्ञानात्मक क्षमताओं, गेमिंग, सैन्य अनुप्रयोगों में भी वृद्धि के लिए BCI की खोज की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन, सुगम जीवन, BCI का उपयोग स्मार्टफोन और स्मार्ट होम डिवाइस इंटरफेस जैसे डिमिंग लाइट्स, ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन, वर्चुअल असिस्टेंट्स के रूप में संभव है। चुनौतियाँ: नैतिक और गोपनीयता, BCI संभावित रूप से विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। इस जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच संज्ञानात्मक गोपनीयता के बारे में चिंता पैदा करती है। समान अवसर, ऐसी प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना जटिल है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, पश्चिमी अफ्रीका ब्लॉक ECOWAS से बाहर। हाल ही में बुर्किना फासो, माली और नाइजर की सैन्य सरकारों ने पश्चिमी अफ्रीका ब्लॉक ECOWAS से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की है। ECOWAS पश्चिमी अफ्रीका राज्यों का आर्थिक समुदाय। पश्चिमी अफ्रीका राज्य का आर्थिक समुदाय एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें पश्चिमी अफ्रीका में स्थित 15 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1975 में लागोस संधि के माध्यम से की गई थी। उद्देश्य: सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही की सुविधाजनक बनाना। लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के शासन और सुशासन द्वारा शासित सीमाहीन क्षेत्र को बढ़ावा देना। ECOWAS और भारत को 2004 से ECOWAS में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत ने अपने फोकस अफ्रीका कार्यक्रम के भाग के रूप में लगातार ऋण सहायता LOC प्रदान की है, जिससे पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय के भीतर क्षेत्रीय एकीकरण को समर्थन मिला है। ECOWAS ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए दावेदारी का समर्थन किया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा गुजरात में सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन 2024 का उद्घाटन किया। थीम: क्रॉस बॉर्डर चैलेंजिंग्स इन जस्टिस डिलीवरी। हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड ACL द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। ओलंपिक खेलों में भारत के व्यक्तिगत रूप से पहले स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 26 जुलाई से
11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशालवाहक के रूप में चुना गया। अभिनव बिंद्रा एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर टीजी करने का फैसला लिया। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद तत्कालीन सरकार ने टीएस संक्षिप्त नाम तय किया था। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति में भारत के बेंगलुरु तथा पुणे विश्व के शीर्ष 10 देश में शामिल हैं। यह क्रमशः 6वें एवं 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया का सबसे धीमा शहर है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। केंद्र ने यूपीएससी, एसएससी, एनईईटी और जेईई समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया है। इससे जुड़े अपराध गैर जमानती और गैर समनीय होंगे और अधिकतम 10 वर्ष की जेल तथा 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान है। विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का आयोजन 7 से 9 फरवरी तक इंडिया हैबिटेट नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया जाएगा। नोट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन 2001 में किया जा रहा है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए 57 नए गंतव्यों की पहचान की गई है। भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014 से 15 में प्रसाद योजना शुरू की गई थी। क्या है स्वदेश दर्शन योजना? विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014 से 15 में शुरू की गई योजना है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की गई है। आईआईटी कानपुर में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। इस तकनीक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जिसका नाम व्योममित्र है। व्योममित्र रोबोट यह एक अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण मिशन के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। नोट गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो वर्ष 2024 से 25 में संभावित है। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत ने नौसेना को पनडुब्बी INS करंज को भेजा है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नोट गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से समान नागरिक संहिता लागू है। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात UAE ने गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को ख़त्म करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों के
डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनज़र लिया गया है। हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया गया है। आचार्य श्रील प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे। भारत और बांग्लादेश को सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करने का ऐलान किया गया है। 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। थीम: बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा, सम्मानित अतिथि देश सऊदी अरब। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। हाल ही में चर्चा में रही सुबिका पेंटिंग्स विलुप्त होने की कगार पर है। सुबिका पेंटिंग्स का संबंध मणिपुर के मैतेई समुदाय से है। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। भारत में पहली बार भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश में हिम तेंदुआ की गणना की। देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं। लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र में 3 दिवसीय एलोरा अजंता महोत्सव की शुरुआत की गई है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर टेंसेंट कंपनी के CEO मा हुआ तेंग हैं। हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सोनाबेरा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग रोधी पहलुओं पर जुटने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा गांधीनगर, गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पुंसन अनुपूरक परीक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानी विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में UPI सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का उद्घाटन किया है। नोट: UPI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अंतर बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। शुरुआत 2016। वर्तमान में विश्व के 8 देशों में UPI सेवा चालू है: फ्रांस, UAE, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान और मॉरिशस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है।
स्वाति साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति पोर्टल का विकास, होस्टिंग और रखरखाव नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा किया जाता है। हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दी गई है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया गया है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में असम सरकार द्वारा काजी नेमू साइट्रस लिमोन को आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया गया है। काजी नेमू अपनी अनूठी सुगंध तथा स्वास्थ्य संबंधित फायदे के लिए जाना जाता है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दायरकर्ता द्वारा संविधान में इस पद का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की गई थी। PP के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग किया जाता है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 11 फरवरी 2024 को श्री सतगुरु राम सिंह जी की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया है। श्री राम सिंह जी का संबंध कुका आंदोलन तथा नामधारी संप्रदाय से था। हाल ही में माय गोव इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। कुल 20 श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य अधिक समावेशी, सहभागी तथा सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में टाटा स्टील के कलिंगा नगर और मैरा मंडली प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला है। इससे पूर्व टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट है। यह एक वैश्विक बहुहितधारक मानक तथा प्रमाणन पहल है जो जलवायु परिवर्तन, विविधता, मानवाधिकारों सहित अन्य चुनौतियों का समाधान की दिशा में इस्पात उत्पादकों उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा सुगम नाम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक मसौदा जारी किया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन को बदलना है। क्या है संगम? डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रकृतियाँ बनाती है जो अनुकूल परिणामों के लिए निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण को सक्षम बनाती है। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुफ्त बिजली के लिए रूफटॉप सोलर योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।
75,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। यह योजना अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन में सहायक होगा। प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा किया गया है। भारत और UAE की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर के दोनों ओर गंगा तथा यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट है। हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत UAE दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया गया। नोट: कार्यक्रम का अहलान मोदी नाम दिए जाने के पीछे का कारण यह है कि अरबी भाषा में हेलो और स्वागत को अहलान कहा जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार 19A को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2018 में की गई थी। जारीकर्ता SBI। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में अनावरण किया गया है। भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए गए हैं। यह पूरे भारत में बंदरगाहों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पर केंद्रित है। यह सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होगा। यह भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा। यह समुद्री अमृत काल विजन 2047 को पूरा करने में मदद करेगा। यह बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, जहाज निर्माण और ज्ञान साझा करने में मदद करेगा। IIT जम्मू के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। यह अपनी तरह का पहला और ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नई तकनीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लाचित बड़फुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बड़फुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमताओं को पहचानने के लिए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपतियों और शिक्षाविदों समेत 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग-अलग राज्यों से करीब 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पूर्व संध्या पर भारत ने 5 आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, जिससे भारत में रामसर साइट की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। 5 नए रामसर स्थल निम्नलिखित हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अघनाशिनी मोहाना कर्नाटक, मागादी केरे संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। रामसर कन्वेंशन क्या है? यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह समझौता 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल-बीइंग। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु 16। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का शुभंकर और लोगो स्नो लेपर्ड सीन AC को लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 भागों में किया जाएगा। प्रथम भाग का आयोजन 2 से 6 फरवरी लद्दाख, द्वितीय भाग का आयोजन 21 से 25 फरवरी गुलमर्ग। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना 1 फरवरी 1977 को। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल, मुख्यालय नई दिल्ली। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में 2024 से 25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया गया। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की वास्तविक GDP 7.3% बढ़ने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो GDP का 3.4% है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर उड़ीसा में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। जमीन घोटाला केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तथा इस्तीफे के बाद झामुमो के नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में INS संध्यायक का जलावतरण किया गया। देश का पहला तथा सबसे बड़ा सर्वपोत INS संध्यायक 3400 टन वजनी तथा 110 मीटर लंबा है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया। BCCI सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 फरवरी 2024 को फरीदाबाद हरियाणा के सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2024 में तंजानिया मेले का भागीदार देश है। 1 फरवरी 2024 को अमेरिका द्वारा भारत को
31 प्रेडेटर ड्रोन की बिक्री करने की मंजूरी दी गई है। भारत को मिलने वाले 31 MQ-9B प्रेडेटर लॉन्ग ड्रोन भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में अहम साबित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा करवाया जा रहा है। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में ट्रैफिक की स्थिति बताता है। यातायात भीड़ के स्तर पर शीर्ष 3 शहर हैं: लंदन UK, डबलिन आयरलैंड, टोरंटो कनाडा। नोट: बेंगलुरु 6 स्थान पर, पुणे 7 स्थान पर। भारत सरकार द्वारा UPI को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसे फ्रांस के मशहूर पर्यटन स्थल एफिल टावर से लॉन्च किया गया है। हाल ही में नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गीगोब का निधन हो गया है। राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गीगोब भारत के समर्थक थे तथा भारत के प्रोजेक्ट चीता में उनका अहम योगदान रहा था। 14 फरवरी को दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मानित अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के मुताबिक रूसी अंतरिक्ष यात्री कोनिएको ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में 878 दिनों से अधिक समय बिताकर स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बना लिया है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कॉम्पिटिशन 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। पथुम निसांका वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गई है। मिशन वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण भारत में 18 फरवरी से 9 मार्च के मध्य आयोजित होगा। प्रतियोगिता की शुरुआत नई दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द ओपनिंग सेरेमनी तथा इंडिया वेलकम्स द वर्ल्ड गाला के साथ होगी। प्रतियोगिता का फिनाले मुंबई में संपन्न होगा। गूगल द्वारा जेमिनी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है जो स्मार्टफोन पर ऐसी प्रौद्योगिकी को लागू करेगा जिससे लोगों को डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी। हाल ही में अमेरिकी एजेंसी स्पेस नासा द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PACE प्लांकटन एरोसोल कोल्ड ओशियन इकोसिस्टम वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की पहली ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड परिषद के लिए बैठक वाशिंगटन DC USA में हुई। जर्मनी के पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में जर्मनी के रैरिक के तट पर पश्चिमी बाल्टिक सागर में लगभग 21 मीटर की गहराई में एक जलमग्न पाषाण युग की विशाल संरचना की खोज की गई। यह पाषाण युग में उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी ज्ञात शिकार संरचनाओं में से एक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी की गया है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क, सबसे अधिक भ्रष्टाचार सोमालिया। भारत का रैंक 93। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया संसद में भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक 2023 जारी की गई है। भारत का इस सूची में फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है। भारत 7.8 स्कोर के साथ 41वें पायदान पर है। शीर्ष 3 देश नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह महत्वपूर्ण पहल शहरी परिवहन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में सहायता होगा। 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 को प्रवासी पक्षियों के लिए कॉप्स के 14वें संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन विशाखापत्तनम में 19 से 27 फरवरी के मध्य किया जाएगा। संस्करण 12वां। थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन। क्वाड सदस्यों के मध्य सहयोग बनाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा एक क्वाड विधेयक पारित किया गया है। नोट: क्वाड 2017 में औपचारिक रूप से गठित हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित तथा समृद्ध बनाने के लिए 4 समुद्री लोकतंत्रों भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस को भारत में आयोजित होने वाले 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन MSC 16 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के भीतर निरंतरता और औपचारिक बातचीत को कायम रखकर विश्वास पैदा करना और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं तक सीमित नहीं है। इसके बजाय यह दुनिया भर के विभिन्न देशों के प्रतियोगिताओं को आकर्षित करता है, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सैन्य अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हैं। जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा जारी वाहन से संबंधित आंकड़े के अनुसार 2023 में चीन जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से 7 फरवरी के मध्य विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका थीम शांति के लिए एकजुट। हाल ही में इब्राहिम इस्कंदर ने मलेशिया के जोहोर राज्य के 17वें सुल्तान के रूप में शपथ ली है। हाल ही में 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2025 में मर्सिडीज को छोड़कर फरारी में शामिल होने की घोषणा की है।